अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। ये बात तो है कि कुछ ये मेरे साथ मैच कर रहा है आज। अच्छा, और आपको यू नीड कलर टुडे, सो व्हाई डोंट यू होल्ड दिस वन। अच्छा हुआ ये कि मैं सुबह बड़ा इंटरेस्टिंगली, आपको पता है हमारी टाई और जो कलर कोऑर्डिनेशन है वो तो अब मशहूर हो चुकी है, लेजेंडरी बन चुकी है। इट्स अ टॉक ऑफ एवरी अदर हाउस होल्ड। दोस्तों की अम्मियां, रिश्तेदारों के रिश्तेदार उनके ससुराली रिश्तेदार से पूछ रहे होते हैं ये क्या होता है। इससे मैचिंग हो जाती है इतनी जबरदस्त, तो हो तो जाती है। लेकिन इस पर जब मैंने अब्दुल्ला को बताया कि मैंने क्या रंग पहनना है सुबह तक ये अपनी मैचिंग ले आए, तो पता नहीं क्यों पिंक उठा के ले। हाउ डिड यू थिंक इट वाज पिंक? बिकॉज़ वो पिक्चर में पिंक नजर आ रहा था। पिंक बिल्कुल नहीं है। डू यू गाइस थिंक इट इज पिंक? It's not pink, so I just decided to wear a black tie. Anyhow, बहुत सी खबरें हमारे पास। कल के बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जनाब, पर्टिकुलरली मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुताल्लिक, वो भी आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बताना चाहते हैं हम। हुकूमत के जो काम काबिल सताइश हैं, हम उनको भी सामने लाते हैं। आपको जल्दी से बताएं कि हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम्स का क़याम यकीनन तारीफ के काबिल है। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी के फवारा चौक के करीब कायम शेल्टर होम का दौरा भी किया, और दौरा करके वो बेघर अफराद को फराहम किए जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीबों की निगहदाश्त माशरे की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी का भी हंगामी दौरा किया, और वज़ीर आज़म ने हिदायत की हैं कि अमराज की तशख़ीस व इलाज और ICU इंतहाई निगहदाश्त के शोबे को मज़ीद सहूलतें फराहम की जाएँ। और उसके बाद वज़ीर आज़म होली फैमिली अस्पताल भी गए और वहाँ भी मरीजों को बेहतर इलाज के लिए हिदायत जारी की हैं। दिस इज़ वेरी गुड। वज़ीर आज़म खुद अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले हमने दीगर शख्सियात को देखा है जो अहम ओहदों पर फाइज हैं अस्पतालों का दौरा करते हुए, लेकिन वज़ीर आज़म जब हिमसेल्फ जाएंगे तो यकीनन बेहतरी आएगी। एब्सोल्युटली। और देखिए, ये एक आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आता है। एक होता है कि जी आप बस ऑर्डर दे दें कि ये कर दो और हो गया, बट एक्चुअली टू टेक इंटरेस्ट। और आपको पता है कि फर्स्ट लेडी भी बड़ी इंटरेस्टेड है इन सोशल वर्क में। वो खुद भी जा चुकी हैं काफ़ी बार। हमने देखा है उनकी तस्वीरें इंटरव्यूज़ वगैरह में भी कि शी ऑल्सो इज़ वेरी हैंड्स ऑन कि इधर क्या हो रहा है। इसलिए इट वॉज वेरी नाइस टू सी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि वो खुद गए हैं और उन्होंने ये शेल्टर होम्स का दौरा किया। खुद देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या नहीं, किस तरह निज़ाम चल रहा है, और जो वहाँ लोग चला रहे होते हैं वो भी ज़रा आपको पता है अलर्ट हो जाए। और सेहत के शोबे में तो यकीनन इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म की एक्सपर्टीज़ है, जो उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, पहले लाहौर और उसके बाद पेशावर और कराची में भी मुकम्मल होने वाला है। वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। किसी भी इंटरनेशनल अस्पताल से उसका मवाजना किया जा सकता है। तो वज़ीर आज़म जब सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार अपनी आंखों से देखेंगे तो कंपैरिजन भी बिल्कुल मिल जाएगा और कुछ फ़ायदा होपफुली लोगों को मिलेगा। दैट इज़ ट्रू। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट इशू ऑन हैंड है जो बड़ा हिला देने वाला है, और आपको बताना यह है कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता 5 सालों में 300 बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात इंतहाई परेशान कुन हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सेनेट की खुसूसी कमेटी को बताया कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में बच्चों से ज़्यादती के 300 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इस अरसे में 260 ऐसे वाक़यात का भी पता लगा है जिन्हें रिपोर्ट ही नहीं कराया गया। बच्चों से ज़्यादती की रोकथाम से मुताल्लिक सेनेट की खुसूसी कमेटी ने एक मरतबा फिर वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी के इजलास में अदम शिरकत पर नाराज़गी का इजहार किया। और आपको बताएं कि कमेटी को बताया गया कि इस्लामाबाद से 2016 में 2 बच्चियां लापता हुईं जिनका ताहाल पता नहीं चल सका। सड़कों पर भीख मांगने वाले 1400 से ज़ायद बच्चों को महफूज मकामात पर निगरानी में रखा गया, लेकिन वो लोग कुछ अरसे बाद दोबारा भीख मांगना शुरू हो गए। वजारत इंसानी हकूक़ के हुकाम ने बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुतालिक 80 से ज़ायद कवानीन मौजूद हैं। इस मामले में सूबों को ख़त लिखे गए, लेकिन एक सूबे ने भी जवाब नहीं दिया। कमेटी ने फैसला किया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए। इस पे हम बात तो करेंगे मज़ीद, लेकिन ये इस्लामाबाद की कहानी है और पर्टिकुलरली भीख मांगने वाले बच्चों का तस्करा हो रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में देख लें, लिटरली इस टेबल से भी छोटे साइज़ के बच्चे होते हैं।
और जो सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं या उन्होंने हाथों में फूल पकड़े होते हैं कि ये ले लें, या कुछ मतलब वो बेचारे को बिजनेस भी करना चाह रहे होते हैं, जैसे आपको कुछ बेच रहे हैं, लेकिन एसेंशियली वो भीख ही मांग रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों के लिए ये होनी चाहिए कि हम में से वो थोड़ा सा एहसास भी खत्म हो गया। अब हम नोटिस भी नहीं करते कि हमारे इर्द गिर्द कोई डिजर्विंग है नहीं है। वी डोंट लाइक टू डिसाइफर, हम इतना टाइम ही नहीं देते क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि सारे भीख मांग रहे होंगे और ऑब्वियसली इनको इनकरेज नहीं करना, तो फिर इनकी मदद भी ना करो। उनमें से काफी जायज भी होते होंगे, बट वी हैव बिकम वेरी वेरी डिसेंसिटाइज्ड टू इट। ये फैमिलीज हैं। एक बच्चा मैंने देखा, मैं शाम को एक जगह बैठता हूँ चाय पीने के लिए, इतना सा बच्चा है लिटरली मुश्किल से 4 साल का होगा, उससे फिर बड़ा उसका 7 साल का कजन, फिर बड़े 8 साल की कजन, ये पूरे खानदान हैं जो पूरे खानदान है। एंड इफ आई मे ऐड कि आपने अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पे, लेकिन ये बच्चे अकेले फिर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स, और मुझे तो इस बात पे खौफ आता है कि किस तरह भाग रहे हैं इधर उधर। ट्रैफिक लाइट्स पे आप देखें कुछ खवातीन होती हैं जो कि इस तरह भीख मांग रही होती हैं और छोटा सा बच्चा उठाया होता है। मैंने आज तक ट्रैफिक लाइट पे कोई इस तरह खातून नहीं देखी जिसका बच्चा जागा हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे घरों में जब बच्चे होते हैं तो उन्होंने एक रौला मचाया होता है, और इन लोगों के बच्चे किस तरह हो सकता है कि सुबह वो 8 बजे से रात के 12 बजे तक सो रहे होते हैं। वो होता क्या है उन बच्चों को, क्या किया होता है? मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये नॉर्मल नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले ही हम नीचे हमारे ऑफिस के करीब एक खातून बैठी होती है, भीख मांग रही होती है, उसने गोद में बच्चा लिया होता है, वो हमेशा सो रहा होता है। मैंने और हमारे दोनों ने डिस्कस किया कि हम इतने अरसे से यहाँ से गुजर रहे हैं, ये बच्चा कभी हमें जागता हुआ नजर नहीं आया है। I mean, like, we are not going to insinuate anything, आप खुद ही सोचते हैं, but anyway, we have a guest waiting for us, तो उनसे बात करते हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम सेनेट की खसूसी कमेटी की रुकन सितारा अयाज हमारे साथ है। सितारा अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपने हमें आज ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बताएं कि आप इस कमेटी की रुकन हैं जिसे ये बताया गया कि सिर्फ इस्लामाबाद में पिछले 5 साल में 500 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। क्या आपको ये या कमेटी के किसी और रुकन को अंदाज़ा था कि हालात इतने ख़राब हैं? इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त काफ़ी जो इस तरह के वाक़यात आसपास, इस्लामाबाद की जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे भी ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। हमें इसका इल्म थोड़ा बहुत था, इस वजह से ये स्पेशल रिक्वेस्ट हमने चेयरमैन सेनेट ने ये स्पेशल कमेटी बनाई चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। ये बताइएगा सितारा साहबा कि क्या बताया गया, ये बच्चे कौन थे और ये इतने सारे वाक़यात जो मीडिया की नज़रों से, अवाम ही नुमाइंदों की नज़रों से उजल रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाया? रिपोर्ट नहीं हुए वो और बात है, लेकिन जो रिपोर्ट हुए भी उन पर कभी बात हुई नहीं। स्कूल्स के अंदर स्पेशली हमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन वो इतना उसका कोई हमें सबूत के साथ नहीं हम कह सकते कि स्कूल्स के अंदर है इस तरह। लेकिन ज़्यादातर जो ये बच्चे जो हमारी कच्ची आबादियों के हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है, जो हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं और वो बच्चे जो घरों से भाग के आए थे, और हमारे जो लारी अड्डाज हैं यहाँ पे पिंडी में और इन इलाकों में इस्लामाबाद में, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई है। और जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ हमारी रिपोर्ट हुई है, कुछ रिपोर्ट नहीं हुई, तो ये इसके अगर जो बताएंगे इससे ज़्यादा तादाद है इस। सितारा साहबा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह के संगीन नौयत के जराइम बताए जा रहे हैं, इसमें पुलिस का किरदार खामोशी जो है उन्होंने इख्तियार की हुई है, खामोश तमाशाई जैसा ही लगता है कि उनका ये रोल है। कमेटी भी ये देख रही है, इस बात पे कोई बात हुई? पुलिस को हम खामोश तमाशाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक उनके भी इसमें जो है वो भी इसको नहीं देख रहे हैं, इस चीज़ को जो देखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ट्रैफिक हमारी पुलिस जो होती है, क्या उनको ये सारे बच्चे नज़र नहीं आ रहे होते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है? हमारे जो थानों के आसपास, जिस थाने के अंदर जो कच्ची आबादी है या बाकी जो आबादियाँ हैं, उधर क्या हो रहा है इनको पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो कवानीन बने हैं उनका इतलाक नहीं होता, और इतलाक इसलिए नहीं होता कि पुलिस को पता ही नहीं होता। तो ये अवेयरनेस जो है ये हमें देना होगा, और गवर्नमेंट को अपने पुलिस डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज करना होगा कि जहाँ जहाँ बच्चों के लिए कवानीन बने हैं उसको इम्प्लीमेंट करें।
लास्टली ये बताइएगा सितारा साहबा कि बताया गया है कि पुलिस की जानिब से कह दिया गया कि वो इन वाक़यात को कंट्रोल करने से कासिर हैं, हाथ खड़े कर लिए पुलिस वालों ने। फिर हालात कैसे ठीक होंगे? क्या कोई नई कानून साजी करनी पड़ेगी या फिर पुलिस को कुछ समझाना पड़ेगा कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस? इट्स योर जॉब। हमारे पास लॉस की कमी नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, इन बच्चों को अपना समझना चाहिए, इन लॉस को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, करारवा की सज़ाएं देनी चाहिए। अगर हम सज़ाएं नहीं देंगे ये चीज़ें बाकी फिर पुलिस के कंट्रोल से भी बाहर होंगी। जब पुलिस वालों को भी सज़ा होगी इसके अंदर अगर वो गफलत बरतें, अगर किसी को सज़ा जो भी इसमें मुलव्वस हो अकॉर्डिंग टू द कानून इनको सज़ा भी मिल जाए तो ये ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन बहुत हद तक इसमें कमी आ सकती है। और हम इस वक्त कमेटी भी मैं ख़ुद इस पे काम कर रही हूँ और कोशिश हम स्टार्ट ले रहे हैं इस्लामाबाद से कि हम एक नए सुबह का आगे इन बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारी भी यही उम्मीद है कि कुछ चेंजेस आए। अच्छा, लॉज बहुत हैं और जैसे सितारा साहिबा भी बात कर रही थी, इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड एहसास मेरा ख्याल है सारी चीज़ों से पहले कि कुछ करना है और उसके बाद मदद लें कि हमारे पास तो ऑलरेडी लॉज है और उसके बाद फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर शायद कोई चेंज आ सकता है। लेकिन ये माइंडसेट कैसे छोटे अज़ला का तस्करा करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट होना इस सर्टनली अलार्मिंग। वहाँ तसव्वुर यही किया जाता है कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जाहिर है, और थोड़े से सेंसिटाइज्ड होंगे, they would like to make a change। यहाँ पर भी ये सब कुछ होना बहुत अलार्मिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग में आपको पता है ना सिर्फ बैंकिंग कोर्ट से तौसीह मिल गई ज़मानत में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि उन्हें रिलीफ मिला है और इस पे बड़े खुश भी हुए। जबकि हुकूमती जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा जी जनाब बहुत देर ये खुशियाँ बरकरार नहीं रह सकती। तो आपको जल्दी से बताते हैं कि बिलावल भुट्टो का नाम ना मुकदमे में होगा ना ECL में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से पीपल्स पार्टी को बड़ा रिलीफ मिल गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, एडवोकेट फारूक H नायक, इनके अहले खाना और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के भाई का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया है। और अदालत ने हिदायत की कि नैब 2 माह के अंदर JIT रिपोर्ट की रोशनी में असर-ए-नौ तफ्तीश करे। नायब बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह से आज़ादाना तहकीकात कर सकता है, उसके बाद अगर रेफरेंस बनता हो तो दायर किया जाए। हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ है कि ECL से नाम निकलने के बावजूद किसी को भी तफ्तीश से इस्तिस्ना हासिल नहीं। भुट्टो साहब का नाम और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम अहकामात की तरह ये हुक्म भी हमारे सार आँखों पे, और नैब को कहा गया है कि 2 महीने के अंदर वो तफ्तीश करे। उस तफ्तीश में वो अगर चाहें तो मुराद अली शाह साहब को भी एसोसिएट करें। JIT कंटिन्यू करेगी और नैब की तफ्तीश को असिस्ट करेगी। रिपोर्ट के अंदर तो नाम निकाल दिया, लेकिन जो रोल आपको अलर्ज किया गया है उस रोल के लिए आपकी जवाबदेही ज़रूरी है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के नाम शामिल किए गए। इस पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हुक्म किया है कि नाम न सिर्फ ECL से हटाया जाए बल्कि JIT की रिपोर्ट में भी अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो उनको भी जो है उन्होंने कलअदम करार दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर सिंध अगर उसका नाम भी ECL पर रखा जाता है तो इसका बैनुल-अक़वामी हम क्या इमेज दे रहे हैं। और तीसरा उन्होंने हुक्म दिया कि ये नैब को रेफ़र किए जाते हैं। नैब 2 महीने के अंदर अपनी जो है कानून के मुताबिक अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करे। इसके साथ साथ कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और इनकी हमशीरा फरियाल टालपुर की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक मजीद तौसीह कर दी है और इस तरह इनकी फौरी गिरफ्तारी के अहकामात अभी तो ख़त्म हो गए हैं। मजीद बात करते हैं, सिंध के मुशीर इत्तलात भी हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे अब्दुल कयूम सिद्दीकी, उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है और हमें गुज़श्ता रोज़ की सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं इस बारे में ज़रा तफसील से बताएंगे। शुक्रिया कयूम, बताइएगा जो ऑर्डर्स दिए हैं इनकी रोशनी में क्या होना है? अब क्या नैब को असर-ए-नौ तफ्तीश करनी है या JIT रिपोर्ट की बिना पर ही आगे बढ़ना है?
अब्दुल्ला, देखें जो कानूनी माहिरीन हैं और अदालत भी अपने, जैसे कि जो पिछला पनामा केस था उसमें JIT की रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट या एक इतला की हैसियत होगी। उसके बाद नैब का अपना कानून है जिसके तहत वो मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के या फेक अकाउंट्स के हवाले से, उनके गलत इस्तेमाल के हवाले से वो जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो उसमें नैब का जो कानून है उसमें पहले इंक्वायरी होती है, क्योंकि कोर्ट ने, अदालत ने कहा कि नैब इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो करेगा इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें पहला मरहला इंक्वायरी का है। इंक्वायरी स्टेज में अगर प्राइमा फेशियाए ये केस बनता है कि वाक़तन जो JIT की रिपोर्ट या उसमें उठाए गए इल्ज़ामात के अंदर सदाकत है, तो मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन में मामला जाता है तो फिर नैब के पास ये इख्तियार है कि जो एक्यूज़ हैं, मुल्ज़मान हैं, उनकी गिरफ़्तारी भी की जा सकती है। जैसा कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी हुई और आशियाना हाउसिंग स्कीम के वाहिद चीमा और फिर उसके बाद जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। तो ये नैब को फिर वो उसका इख्तियार है, उसके बाद रिमांड ले सकता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तीसरा मरहला है वो प्रोसिक्यूशन का है, और प्रोसिक्यूशन में जाने से पहले एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग होती है। एग्जेक्टिव बोर्ड उसमें जो एविडेंस है उसका जायज़ा लेने के बाद चेयरमैन नैब इसकी इजाज़त देते हैं। फिर ये एहतसाब अदालत में रेफरेंस दाखिल होता है और एहतसाब अदालत जो है वो फिर उसमें वहाँ पे ट्रायल होता है, शहादतें होती हैं, गवाहान आते हैं, उजरा होती है। जैसे अच्छा क़य्यूम, ये तो आपने सारा तरीक़ेकार बता दिया कि क्या क्या होना है। हमारे सामने एक मिसाल पनामा JIT की भी है, जिस केस में अदालत ने नैब को रेफरेंसेस बनाने का कहा और फिर एहतसाब अदालत की कार्रवाई की मॉनिटरिंग भी की। तो क्या इस केस में, जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस केस में भी ऐसा ही होने जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए हुमा, जो कल समाअत हुई उसमें अदालत ने अपना, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारा ये हुक्म होगा, हम इसका खाका बता रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नैब 2 माह में तफ्तीश करेगा, मुकम्मल करेगा। JIT से बिलावल भुट्टो का नाम निकाल दिया गया, ECL से दीगर नाम जो हैं वो निकाले गए। लेकिन इसमें जो और ये कहा गया है कि फ़्रेश तहकीकात करेगा। अब इसका जो तहरीरी ऑर्डर है वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं आया है। अगर हम देखें तो पनामा, जैसे कि आपने हुमा बात की है, पनामा JIT में बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 रुकनी बेंच था उसमें एक स्प्लिट आया था। 3 जजेस ने फिर ये हुक्म दिया था JIT तश्कील देने का, और फिर JIT का जो मैंडेट था उसमें जब ये सारी रिपोर्ट आ गई तो फिर जो हतमी था उसमें 6 हफ्ते के अंदर JIT की रिपोर्ट और नैब को कहा गया था कि ना सिर्फ ये कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर रेफरेंस कायम किए जाएँ, बल्कि वो रेफरेंस 6 हफ्ते में अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद एहतसाब अदालत में दाखिल किए जाएँ। और फिर एक जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस एजाजुल अहसन, उनको मॉनिटरिंग जज भी मुकर्रर किया गया था। तो अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन जो कल के रिमार्क्स थे उसमें अदालत का ये ज़रूर कहना था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, कि जो कंटिन्यूस रिट ऑफ मैंडमस है अब वो हम रखेंगे, यानी कि जो तफ्तीश होगी उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती रहेगी। तो ये अभी इस तरह का कोई टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, और अभी क्योंकि तहरीरी हुक्म आना है तो लिहाजा हमें उसका इंतजार करना होगा। अच्छा, तहरीरी हुक्म आना है तो ये कबल अज़ वक्त होगा इन दोनों केसेस। ऑब्वियसली केसेस की नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन स्टैचर पर्टिकुलरली अगर जरदारी साहब नवाज शरीफ का देखें तो एक जैसा है। तो अभी कबल अज़ वक्त होगा कंपैरिजन ड्रॉ करना इन दोनों केसेस के बीच में और फिर इनकी प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहकामात आए हैं उनकी में। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये देखिए ना कि पनामा JIT इसी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात, अगर आपको याद होगा, हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से शरीफ ख़ानदान के ऊपर लगे थे और फिर वो बहुत अरसे तक मुकदमा चलता रहा। हाई कोर्ट ने फिर ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर पनामा में वो दोबारा से उठा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब ने अपील दाखिल की और अदालत ने उसके ऊपर ख़ास बरहमी का इजहार किया था। तो यहाँ पर भी इल्ज़ामात मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, फेक अकाउंट्स के हवाले से। तो अभी देखना ये है कि वो उस किस हद तक इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात के अंदर जाता है, क्योंकि जो JIT है उसने भी जो 16 रेफरेंसेस तजवीज़ किए हैं उसमें कहा है कि नैब मज़ीद इस हवाले से अपनी जो है वो तहकीकात करे। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और अहम मरहला होगा।
बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल करीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। इस पार्टी का मौक़िफ़ ले लेते हैं। बड़े खुश नज़र आ रहे थे कल पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है ना, बड़ा मज़े की चपकलिश रहती है ऑपोजिशन और हुकूमत के बीच पे। उनकी खुशियों पर पानी फेरने के लिए कोई ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आ ज़रूर जाता था। अच्छा, सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुर्तज़ा ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो का नाम ECL और JIT से निकालने का कह दिया है। अब तो आप ये नारा नहीं लगाएंगे कि जरदारी सिर्फ बहाना है और बिलावल असल निशाना है, अब तो चेंज हो गई ना चीज़ें। देखिए, मैं समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है वो तमाम फैक्टर्स को बरूए कार लाते हुए चीज़ों को देखने के बाद किया है। मैं समझता हूँ इस फैसले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इस पॉइंट को एजिटेट कर रही थी कि ये बदनीयती पर मबनी प्रोसीडिंग्स हैं JIT की, वो चीज़ साबित होती है कि आज कोर्ट ने भी जो फ़ैसला किया है वो इस बात की अक्कासी करता है कि गलत तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब का या चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम डाला गया था। मैं समझता हूँ जो मामला आगे बढ़ेगा ये और इसकी फर्दर इम्पार्शल इंक्वायरी कराई जाएगी तो बाकी भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों या मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब हों, उनके नाम निकल आएंगे। मुझसे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JIT रिपोर्ट को मुस्तरद करती रही है, लेकिन अब हुकूमत के मुताबिक तफ्तीश में नाब की मुआवनत JIT ही करेगी, ये काबिल कबूल होगा आप लोगों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो JIT की बदनीयती थी वो तो एविडेंट हो गई और ये ऑर्डर भी इस बात की अक्कासी करता है। बट बाहर कैफ मैं समझता हूँ नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा कहलाया जाता है। गो के बार बार हमें खदशात हैं उसकी कार्रवाइयों पर, बट बार बार फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। तो हम उम्मीद ये करेंगे कि नैब इंडिपेंडेंटली, इम्पार्शली और फेयर तरीके से चीज़ों को देखेगा, तमाम एविडेंसेस को परखेगा और उसके बाद फ़ैसला करेगा कि आया कोई केस शवाहिद के बेसिस पर बनता है कि नहीं बनता। हमें इस बात का यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिवली इसकी इंक्वायरी होगी, केस कहीं स्टैंड नहीं कर पाए और केस ख़त्म हो जाए। अच्छा मुर्तज़ा, आपका एक और हम ओपिनियन चाहेंगे, आपका मौक़िफ़ लेंगे। हुकूमत कहती है कि ECL से नाम ख़त्म सही, लेकिन बिलावल और मुराद अली शाह को तफ्तीश में तो शामिल किया जाएगा, ये उनका कहना है। मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा भी बरकरार है। क्या सीज़ फायर की कोई राह नहीं निकल सकती? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन द फर्स्ट प्लेस जो PTI का मुतालबा था कि वज़ीर आला सिंध अपना इस्तीफ़ा दे दें, वो गलत था, वो बेबुनियाद था, वो एक सियासी हदफ था। बिकॉज वो समझते हैं कि सिंध का चीफ़ मिनिस्टर एक काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको चीज़ों को पता है और उसके अंदर वो राइट क्रेडेंशियल्स हैं सूबा सिंध के मसाइल को हल करने के। जब वो सिंध का मुकदमा लड़ता है तो हर फोरम पे वो सिंध का मुकदमा कामयाबी से लड़ता है और फेडरल गवर्नमेंट को एक्सपोज करता है। तो मैं समझता हूँ एक ये साजिश थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, बिलावल साहब की चॉइस के ख़िलाफ़ कि उसने एक ऐसे आदमी को चीफ़ मिनिस्टर सिंध के ओहदे पर तैनात किया जो कि चीज़ों को समझता है और चीज़ों को हल निकालने का जज्बा रखता है। तो मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद फरमाइश है PTI के दोस्तों की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एक्सेप्ट नहीं की है। मैं समझता हूँ इस फरमाइश से उनको दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि अगर वो ये डिमांड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करते हैं तो वही डिमांड अपने उन वज़रा से करें जो कि नैब की इंक्वायरी। लेट्स कि आपके दोस्त इस फरमाइश से दस्तबरदार होते हैं या नहीं, लेकिन आप भी बताइए, आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी अपने मिशन से दस्तबरदार हुई कि नहीं। इस मुकदमे के बाद आपको याद है मुर्तज़ा तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की गर्मा गर्मी में ये ऐलान भी हुआ था कि चेयरमैन सेनेट तब्दील किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी हट गई है मिशन से पीछे या फिर अभी है वो टारगेट? देखिए, मैं समझता हूँ वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन द रिवर कम्स। ये एक फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी। अभी तक वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। मैं समझता हूँ वो जो कॉम्पिटेंट फोरम है वो बैठेगा और फैसला करेगा कि आइंदा का लाएअमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेट में क्या होना चाहिए। अब ना कबल वक्त है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। आपके सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे और हमने ब्रेक में देखा कि क्या इंटरेस्टिंग ट्वीट्स कर रहे हैं आप लोग हमें। भाई एडवोकेट बट ने लिखा है कि इतनी ठंड है सियालकोट में कि उनसे ट्वीट टाइप नहीं हो रही थी। सो वी कैन इमेजिन। और फिर अस्मा बिनते मोहम्मद कहती हैं कि आप लोग कैसे इतना बोल लेते हैं सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए। भाई हुमा को तो पता नहीं, इनफैक्ट पता है, ये खुद ही बता देंगे, लेकिन मैं तो नाश्ता करके आता हूँ। वेल आई डोंट डू नाश्ता एक्चुअली, यू आर वेरी राइट। मैं नहीं करती सुबह नाश्ता। मैं इसके बाद जब शो ख़त्म होगा तो उसके बाद नाश्ता करूँगी, लेकिन मैं सुबह सुबह
एक दूध का ग्लास, हाँ दूध का ग्लास जरूर पीते हैं। सो आई एम चाइल्ड इन दैट रिगार्ड। हमाद रईस, आप हमें कहाँ से लिख रहे हैं? पहले तो मैं ये देख लूँ, क्योंकि आपने जो हमें लिखा है ना, आपने लिखा है हैप्पी मंडे एंड कीप अप द गुड वर्क। आज मंडे नहीं है, तो इसलिए मैं सोचना चाह रही थी कि कितनी सर्दी आपको लग रही होगी कि आपने समझा कि आज मंडे है। बट एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर सेंडिंग इन योर ट्वीट्स। अभी आगे बढ़ेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टीव हॉकिंग्स की बात कर रहे थे हम सुबह सुबह, लेकिन अब जरा बॉर्डर के उस पार वाले साइंसदानों का तस्करा करते हैं। मोदी के भारत में इंतहा पसंदी के चर्चे तो आम थे ही, अब खुद पसंदी और जाहिलाना रवैयों की भी नित नई मिसालें एग्जाम्पल्स सेट हो रही हैं। भारत की एक मारूफ साइंस कॉन्फ्रेंस में कुछ साइंसदानों ने यह दावा किया है कि स्टेम सेल रिसर्च, जिस पे बाय द वे हम भी बड़े अरसे से बात करना चाहते हैं, वी विल हैव एन एक्सपर्ट सून, इसका आगाज हिंदुस्तान से हुआ था और इसके अलावा जदीद दौर की बहुत सी इजादात भी ज़माना कदीम के हिंदुओं की हैं और जिसका क्रेडिट आज की दुनिया जो है उनका कहना है कि दुनिया ले गई है, हालांकि क्रेडिट तो हमें मिलना चाहिए था। तो ये साइंटिस्ट यहाँ पर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आइंस्टाइन और न्यूटन समेत कई साइंसदानों के नज़रियात को भी मुस्तरद कर दिया और भारतीय साइंसदानों के ऐसे बेतुके ख्यालात पर कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीगर साइंसदानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कॉन्फ्रेंस फेल हो गई है, उनका ये कहना था। और इंडियन साइंटिफिक कांग्रेस एसोसिएशन ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पेश किए जाने वाले ख्यालात पर नरेंद्र मोदी वेव्स, अंदाजा लगाइए What are they high on? What is wrong? मतलब आपको पता है कि बड़े इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और सिंपोजियम्स होते हैं। इसमें अगर आप इस किस्म की चीज़ें करना स्टार्ट हो जाएं तो दुनिया देख रही है, हम भी बैठ के देख रहे हैं। ये घंटा भी लगता है कि ख़त्म होने वाला है। आपको बताएं कि मुश्किलात में घिरे जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर एजेंडा मुश्तरका अपोजिशन का नहीं, अपने लिए सियासी दबाव बरकरार रखने का ही नज़र आता है। आसिफ जरदारी गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मौलाना फजल रहमान से एक से ज़ायद बार मिल चुके हैं। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है और इसलिए अपोजिशन मिलकर हिकमत अमली तय करे। लेकिन बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ही इस मामले में संजीदा दिखाई नहीं देते। राजी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, मैं APC की बात कर सकूँ कोई बात नहीं हुई, या मैं कोई मुश्तरका जलसों की बात कर सकूँ तो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ग्रैंड अपोजिशन के बगैर कोई रास्ता नहीं है इस इख्तिलाफ की जमातों के पास, और हम तो मुस्लिम लीग नून के मुंतज़र हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है, लेकिन करनी पड़ेगी। क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएंगे? दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़े कर दिया है कि फिलहाल उनकी जमात मुत्तहिदा अपोजिशन का नहीं सोच रही। सदर जरदारी के मुलाकात होता रहता है मौलाना साहब के साथ और ज़रूर हर बार कुछ ना कुछ तो निकलता है उससे। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एफर्ट किया जा रहा है, लेकिन हम इश्यूज़ पे सियासत कर रहे हैं और हम कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए हमारा कोशिश। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जेलों में है, इसलिए यहाँ भी पेशरफ्त का फौरी इम्कान नहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को तमाम गिले शिकवे ख़त्म कर देने चाहिए। अपोजिशन की बचत इसी में है। हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। साफ़ी साहब, APC थी, अपोजिशन लीडर के इंतखाब का मामला था, सदारती इंतखाबात थे या मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज, पीपल्स पार्टी कभी भी अमली तौर पर मुश्तरका अपोजिशन के साथ खड़ी नज़र नहीं आई। तो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान की हालिया मुलाकात से क्या तवक्को रखी जाए, कुछ होगा आगे या नहीं? बदकिस्मती से पाकिस्तान की ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं ये कभी मेरिट पे मौक़िफ़ अपनाती भी नहीं हैं, और दूसरा जो पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलक़े हैं वो भी मेरिट पे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बजाय वो जो इनकी कमज़ोरियां हैं उसको एक्सप्लॉइट करके उसके लिए इनको इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो चीज़ें अभी सामने आई हैं जरदारी साहब और उनके बाज़ दीगर लोग मुताल्लिक़ा लोगों से मुताल्लिक़, तो ये तो 2015 से चली आ रही थी और इन्हीं की बुनियाद पे जरदारी साहब को काबू में रखा जा रहा था, और इन्हीं की वजह से जरदारी साहब ने पिछले साल 1.5 साल में जितनी भी सियासत की है तो वो अपनी मर्ज़ी की या पीपल्स पार्टी के नज़रिए के मुताबिक नहीं की है।
बल्कि स्क्रिप्ट के मुताबिक उनको जिन चीज़ों पे मजबूर किया जाता रहा तो वो उसको करते रहे। इसीलिए जरदारी साहब ने इस अरसे में पार्टी को भी दीगर जमातों से दूर रखा। उसने पीपल्स पार्टी की रिवायती नज़रियाती सियासत भी नहीं की। इसी वजह से उन्होंने रज़ा रब्बानी के मुकाबले में सादिक संजरानी को तरजीह दी। इसीलिए उन्होंने सेनेट के इंतखाब में साहब आप बता रहे हैं कि सब हुआ, लेकिन अब कुछ सियासी टैक्टिक्स की बात करते हैं। जरदारी साहब मुकदमात में अंडर प्रेशर जब आते हैं तो हमने देखा है कि हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने के लिए कुछ मुलाकातें वगैरह भी कर लेते हैं। माजी में तो यही होता रहा है। तो क्या फजलुर रहमान और जरदारी साहब की मुलाकात में हुकूमत के लिए कोई घबराने की बात है या फिर बस ऐसे ही रूटीन की है? देखिए, सियासत में तो यही होता है। जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या कोई और वो जारहाना रवैया अपना लेते हैं तो फिर जो दूसरा फरीक है उनके पास भी इस तरह के हथियार हैं, वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेते हैं। और जरदारी साहब के पास इन दिनों में ये हथियार है अपने लिए रिलीफ लेने के लिए या अपने मुखालिफ क़ुव्वतों को डराने के लिए कि वो जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल लेते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के बारे में रवैया नरम कर लेते हैं और उनको या हुकूमत को ये मैसेज दे रहे होते हैं इसके ज़रिए कि अगर उनको मज़ीद छेड़ा गया तो वो फिर इसी तरह के काम करेंगे या पिछले कुछ दिनों के उनके अगर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। और हम आपको दोबारा से रिमाइंड कराने लगे ट्विटर हैंडल, क्योंकि आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं हमें। अच्छा बता दें, मेरा नहीं ख्याल कि हमको इतना इसको सरप्राइज रखना चाहिए बिकॉज हमने ऑलरेडी पहला घंटा सरप्राइज रख लिया है। तो आपको पता है कि पिछले साल हमने एक हैशटैग स्टार्ट किया था जियो पाकिस्तान आई हैव टैलेंट, और उसमें बड़े ही टैलेंटेड लोग हमारे पास आए। ज़्यादातर जो बच्चे थे, बच्चे कहूँगी या यूथ कहूँगी, वो सिंगर्स थे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे। लेकिन इन सारों में से उभर के कौन निकला? अर्शमान, जो कि जिसने एक तहलका मचा दिया। मतलब लिटरली पाकिस्तान में भी, अक्रॉस द बॉर्डर में भी, दुनिया में जो भी जियो पाकिस्तान देखता है, जो भी पाकिस्तानी जहां भी हैं, दे लव्ड अर्शमान एंड वी लव्ड हिम। बहुत बार उसके बाद वो हमारे शो पे आया, तो आज ही इज गोइंग टू बी विद अस इन द स्टूडियो। तो होता ये था कि अर्शमान लाहौर से हमारे साथ होता था क्योंकि ओकाड़ा में रहते हैं, तो वहां से वहां तक का सफर करते थे। लेकिन अब कराची में मौजूद है, तो कराची में जो लोग सुन रहे हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं, वो भी ये समझ लें, सुन लें कि अर्शमान इज इन कराची। अगर आपको कुछ गवाना वगैरह है तो आप टाइम ले सकते हैं। सो ही इज गोइंग टू बी विद अस इन अ कपल ऑफ, मेरा ख्याल है 15-20 मिनट में। पहले हम एक दो खबरें कर लेंगे। लेट अस बिगिन दिस आवर टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में खौफनाक इजाफा। कुछ इलाके खास तौर पर HIV के निशाने पर आ गए। UN एड्स की रिपोर्ट खतरे की घंटी बजा रही है। 2018 में मुल्क भर में दहशतगर्दी में बड़ी कमी आई, लेकिन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कम होने के बजाय बढ़ गई। नस्ली और मसलकी दहशतगर्दी का खात्मा रियासत के लिए चैलेंज बना हुआ है। इट इज़ अलार्मिंग कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पे कुछ मखसूस इलाकों में HIV वायरस, जो एड्स की इनिशियल वायरस होती है एंड देन फुल ब्लूम एड्स हो जाता है, वो कितने ज़्यादा फैल रही है। तो उसी पे हमने बात करनी है। आपको जल्दी से बताएं कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है और ये मुहलिक मर्ज पाकिस्तान में भी मौजूद है और कुछ इलाकों में तो इसके मरीज़ों की तादाद होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। और इन्हीं में से एक डेरा गाजी खान भी है। ताज़ा आदाद शुमार यहाँ की सूरत हाल संगीन बता रहे हैं। डेरा गाजी खान पर बात करने से पहले एड्स से मुतालिक चंद अहम हकायक आपको बता देते हैं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका मरीज को मालूम होना निहायत ज़रूरी है। इससे नावाकिफियत अपने साथ दूसरों को भी मौत की दावत देने के बराबर है। एक अंदाजे के मुताबिक आज भी दुनिया भर में 94 लाख से ज़ायद HIV से मुतासरा अफराद इस बात से लाइल्म है कि वो HIV से मुतासरा है। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख HIV से मुतासरा अफराद मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 20% अफराद अपनी बीमारी को जानते हैं। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इनमें से महज 16% के बाकायदा टेस्ट हुए हैं। सिर्फ 9% को दुरुस्त इलाज तक रसाई हासिल है। और आपको बताएं कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक कम अज कम 1,35,000 मरीज लाइल्मी में लाखों दीगर अफराद को इस खौफनाक मर्ज में मुब्तला कर सकते हैं। 2010 से अब तक मरीजों की तादाद में 45% तक इजाफा खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में ये वायरस वबाई रफ्तार से फैल रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक बीमारी का इल्म होने से मुतालिक पाकिस्तान खित्ते के तमाम मुल्कों से पीछे
हैं। सिर्फ इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में हर माह 40 नए मरीज लाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस सितंबर में पंजाब के शहर चिन्योट में एड्स के 57 केसेस सामने आए थे, जिनमें से 17 अफराद जहां बहक हो गए थे। चिन्योट में महकमा सेहत की जानिब से हेपेटाइटिस का कैंप लगाया गया था, तो वहां 70 अफराद के टेस्ट में से 42 में HIV का रिजल्ट मुस्बत आया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया तो महकमा नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने अदालत को बताया कि पंजाब में एड्स के 75,000 मरीज हैं, सिंध में 60,000, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 हैं। अदालत ने वफाक को पॉलिसी के मुताबिक सूबों के ताउन से इक़दामात की हिदायत की और मॉनिटरिंग के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकर्रर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 15 साल से ज़ायद उम्र के मरीजों की तादाद 1,40,000 है, जिनमें 99,000 मर्द, 43,000 खवातीन हैं। 14 साल तक के कम अज़ कम 3,500 बच्चे एड्स में मुब्तला हैं, जबकि मरज़ फैलने की बुलंद तरीन शरह 15 से 49 साल के अफराद में है। एक साल में लगभग 20,000 अफराद वायरस से मुतासर हो रहे हैं और 6,000 से ज़ायद मौत के मुँह में जा रहे हैं। वायरस की बुलंद तरीन शरह मनशियात के आदी अफराद में है, जिनमें 21% इससे मुतासर हैं, जबकि गैर शरई अज़दवाजी ताल्लुकात, मर्दों औरतों और ख्वाजा सराओं में वायरस फैलने की बड़ी वजूहात हैं। अच्छा जी, अब पर्टिकुलर अब हमारे पे आइएगा तो हम आपको बताते हैं कि पर्टिकुलर एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ही अलार्मिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं डेरा गाजी खान की। बिल्कुल जी, डेरा गाजी खान की बात करें, जहां HIV के शिकार मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 7,000 अफराद सिर्फ इसी ज़िले में इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और सरकारी तौर पर भी कुछ 3,000 लोगों में मर्ज़ की तस्दीक हुई है। डेरा गाजी खान से सलीम मुजदार की रिपोर्ट देखें और फिर इस पर बात करेंगे। पंजाब का जिला डेरा गाजी खान चारों सूबों के संगम पर वाक़ है। यहाँ के रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रोजगार के लिए खलीजी ममालिक में मुकीम है और खदशा है कि ये मर्ज़ लाने का सबब यही लोग बन रहे हैं। टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान के MS डॉक्टर शाहिद सलीम ने जियो न्यूज़ को बताया कि DG खान में एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2,953 है, जिनमें 2,346 मर्द, 536 खवातीन और 95 बच्चे, जबकि 5 ख्वाजा सरा शामिल हैं। कस्बा कोट मुबारक के मकीन सबसे ज़्यादा इस मूजी मरज़ का शिकार हैं, जबकि कस्बा सखी सरवर, शाह सदरदीन और जामपुर में भी केसेस सामने आए हैं। एड्स के हवाले से डेरा गाजी खान एट हाई रिस्क स्टेशन डिक्लेयर हो चुका है। इसकी जो वजूहात अब तक सामने आई हैं कि जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं दुबई में, वो उधर से लेकर इधर आ रहे हैं और उसकी वजह से आगे फैल रहा है। उसमें ज़्यादा जो तादाद है वो है इंट्रावीनस ड्रग यूज़र जो एडिक्ट्स हैं। डेरा गाजी खान में एड्स के सिर्फ वो मरीज सामने आए जो किसी हादसे का शिकार होकर या किसी को खून अतिया करने अस्पताल पहुंचे और उनके टेस्ट में HIV वायरस पॉजिटिव आया। खदशा है कि इस मरज़ में मुब्तला मरीजों की तादाद रजिस्टर्ड मरीजों से कई गुना ज्यादा हो सकती है। हुक्काम के मुताबिक इस इलाके में HIV वायरस फैलने की एक बड़ी वजह अताइयों से दांतों का इलाज कराना भी है। जो डेंटल हमारे क्वैक्स हैं जो छोटे शहरों में या बाहर सड़कों पर बैठे होते हैं दाढ़ निकालने वाले, चूँकि वो हज़ारों की सफाई नहीं कराते, अगर एक मरीज़ HIV वाला को उन्होंने दांत या दाढ़ निकाला, वो इंस्ट्रूमेंट दूसरी जगह इस्तेमाल होगा तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तशवीशनाक बात यह भी है कि बेशतर मरीज अपने जिस्म में पलती इस मूजी बीमारी से लाइल्म हैं, जिसकी वजह से वो अपने खानदान में इस मरज़ के बढ़ने का सबब बन रहे हैं। एड्स के तदारुक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमें अगरचे मौजूद हैं, लेकिन उनका किरदार महज बड़े होटल्स में सेमिनार मुनक्किद करने के अलावा कुछ नहीं। फिर इस मरज़ का खात्मा कैसे हो, इसका जवाब हुकूमत ही को देना होगा। कैमरामैन अहमद अली साथ सलीम बुजदार, जियो न्यूज़, DG खान। देयर यू गो, अलार्मिंग सिचुएशन है डेरा गाजी खान की भी। इस पे ज़रा हम मज़ीद बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे। और सबसे पहले दुनिया भर में एड्स के इंसदाद के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी तंजीम UN एड्स के नुमाइंदे डॉक्टर राजवाल खान हमारे साथ हैं। स्टार्ट उन्हीं से करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नेशनल प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर अब्दुल बसीर अचकज़ई भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन पहले डॉक्टर राजवाल खान से बात करते हैं। डॉक्टर राजवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास तौर पे सबसे पहले तो हम जरा तादाद की अगर बात कर लें तो मरीजों की तादाद जितनी रिपोर्ट की जाती है, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसा ही है या UN एड्स के मुताबिक कुछ फ़र्क है? क्योंकि हम पाकिस्तान के आदाद शुमार देख रहे हैं तो यहाँ जो रिकॉर्डेड हैं, जो कि तस्दीक किया गया है, 1.5 लाख अफराद हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि इससे शायद नंबर ज़्यादा हों। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ GVTV का और इंतज़ामिया कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम HIV एड्स जैसे मरज़ पे यहाँ पे बात कर सकें।
और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जब देखे तो आपने जो फिगर्स कोट किए वो एग्जैक्टली वही है जो हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा है और आलमी जो UNAIDS का इदारा है उसके मुताबिक है। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 1,50,000 के करीब लोग HIV/AIDS के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसमें 43 से लेकर 45,000 तक ख़वातीन हैं और के करीब लगभग जो है वो बच्चे हैं। तो ये एक है और जैसे कि आपने बाकी मुल्क के बारे में बताया तो वही मतलब कि एग्जैक्टली फिगर जो आपने रिफ्लेक्ट किए GVTV पे वही मतलब कि इन लाइन विद द UNAIDS एस्टीमेट्स है। ऑलराइट, इसी पर हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नेशनल प्रोग्राम के नेशनल प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर अब्दुल बसीर अचकज़ई। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इस मरज़ की? माजी के मुकाबले में कम हुए हैं फिगर्स, ज़्यादा हुए हैं? व्हाट्स द रियलिटी ऑन ग्राउंड? पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना है हमें कि जिसमें HIV के केसेस कुछ ग्रुप्स में वो इसकी तादाद बढ़ रही हैं। इस वक्त 2016 और 17 में हमने एक मुल्कगीर सर्वे कराया जो बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद से नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने किया। तो इसमें हमारे पास जो HIV के मुतासरा अफराद की तादाद है वो 1,50,000 के करीब हो सकती है। ये वो तादाद हैं कि जो हमें शुबा है कि इन HIV में मुब्तला अफराद की जो मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी तादाद ये हो सकती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे HIV की जो बीमारी है वो जनरलाइज पॉपुलेशन में नहीं है। ये इसको कंसनट्रेटेड एपिडेमिक कहलाया जाता है जो 4 मुख्तलिफ रवैयों के हामिल अफराद में पाया जाता है, जिसमें सारा सेक्स वर्कर्स हैं, मेल सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं और जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं। पाकिस्तान इस वक्त इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स से सेक्सुअल नेटवर्क की तरफ HIV बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सही नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हैं। राइट, डॉक्टर राजवाल आपके पास भी आते हैं। डॉक्टर बसीर ने भी हमें बताया, लेकिन आप भी हमें बताइएगा कि हमारे पास दस्तयाब आदाद व शुमार के मुताबिक जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पर ज़िला डेरा गाजी खान में एड्स का मर्ज जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसके हम स्टैट्स भी दे रहे थे। क्या वजह नज़र आती है आपको इसकी? देखो, दरअसल में वहाँ पे जो लोकल मेडिकल ऑफिसर था, हुकूमत का नुमाइंदा भी था, मतलब कि लोकल भी था, उसने जो आदाद शुमार किए तो वो बिल्कुल मतलब कि सही उसने किए, क्योंकि हमारी भी एक नज़र मतलब कि उसने जितने भी आदाद शुमार बताए या जो वजूहात बताए तो वो सही होंगे। क्योंकि अगर आप देख ले तो मतलब कि अगर जो फिगर उसने बताए है 2,953, तो ये मतलब है हकीकत है, क्योंकि 30 सितंबर तक हुकूमत की मंजूर शुदा फिगर जो थी वो 2,826 थी, तो यकीनन 2 महीने मतलब है कि 100 से ज़्यादा फिगर आई होगी। लेकिन जो वजूहात फॉर एग्जांपल उसने ये भी जिक्र किया कि इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स है, मोहतरम प्रोग्राम मैनेजर नेशनल प्रोग्राम मैनेजर बसीर साहब ने भी उसकी वजाहत कर दी है। तो पाकिस्तान में, लेकिन मैं उसके साथ एक उस पर मुत्तफिक नहीं हूँगा। पहले हमारा ये ख्याल था कि तमाम लोग बाहर से जितने भी UAE और यहाँ से आ रहे वो है, लेकिन जैसे बसीर साहब ने फरमाया आप यहाँ पे कंसनट्रेटेड एपिडेमिक है और वही मतलब है कि ज़्यादातर वजूहात यहाँ पे लोकल है। तो बहुत कम तादाद अभी बाहर से लोगों की आ रही है जो HIV/AIDS। आज से कई साल पहले हम ये तो कह सकते थे कि यार बाहर से जो मुल्क से लोग आ रहे हैं या बाहर गए उनकी हिस्ट्री मौजूद है, वो HIV/AIDS के मर्ज़ लेकर आ सकते हैं, लेकिन अभी ये मफरूज़े बदल गए है। अभी यहीं पे लोग जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स है वो लीडिंग कॉज है, जो सेक्स वर्कर्स है वो लीडिंग कॉज है। अगर आप DIG खान का देख ले तो पंजाब में टोटल तादाद जो 30 सितंबर तक थी तो वो 11,381 थी और उसमें सिर्फ DG खान के ट्रीटमेंट सेंटर में 2,953 लोग मौजूद हैं। तो इसका भी यही मतलब है कि यार वहाँ पे जो DG खान में वो तमाम ज़िलों से ज़्यादा है, तकरीबन 26% ये बनती है, तो 26% पंजाब में सिर्फ मतलब DG खान में है। इस तरह अगर आप देख ले तो फिर उसके बाद जो बड़ी तादाद है तो 19% लोग जो है वो फैसलाबाद में है। दिस इज अ ह्यूज नंबर डॉक्टर राजवाल, दिस इज अ ह्यूज नंबर। पंजाब में आप कह रहे हैं जितनी टोटल तादाद है उसका 26% सिर्फ DG खान में है।
सिर्फ डीजी खान में जो रजिस्टर्ड तादाद है 11,381, ये वो फिगर है जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पास तस्दीक शुदा है। उसमें सिर्फ पंजाब में जो है 2,953 जो अभी डॉक्टर साहब ने बताए, वैसे 30 सितंबर तक जो फिगर डॉक्टर साहब को शामिल करते हैं, डॉक्टर साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ हम लेते हैं। डॉक्टर राजवाल, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि आपकी जो स्टडी है उसके मुताबिक पाकिस्तान में आपके मुताबिक कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं? पाकिस्तान चूँकि आबादी के लिहाज से एक ख़ित्ते का एक बड़ा मुल्क है और इसमें HIV एड्स जो है जो ख़ुसूसी तौर पे वो हमारे बड़े शहरों में, जिस तरह कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, डेरा गाजी खान है, मुल्तान है, लड़काना है, पेशावर और कोयटा, बड़े शहर इस वजह से हैं कि यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो माश के लिए यहाँ आए हुए हैं, वो फैमिली से दूर हैं। तो इसलिए इसकी तादाद बड़े शहरों में, जो 23 बड़े शहर हैं पाकिस्तान में, HIV यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर राजवाल, आपके पास हम वापस आएंगे। डॉक्टर बसीर की हम बात सुन रहे हैं और बिल्कुल मैच ही ऑलमोस्ट फिगर्स कर रहे हैं। अब एड्स का खात्मा तो डॉक्टर बसीर से ही पूछ लेते हैं। चलें, डॉक्टर बसीर से ही हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर बसीर, आपसे भी पूछ रहे हैं और जो हमने अभी डॉक्टर राजवाल से भी ये पूछा, आपसे एक दफ़ा हम इस बात की तस्दीक भी कराना चाहेंगे कि हमारे पास जो आदादोशुमार जिस पर हमारी बात हो रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि साउथ पंजाब में नंबर्स जो हैं वो बहुत हाई हैं एड्स पेशेंट्स के, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स के, और ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान की बात हो रही है। तो आपके पास जो फिगर्स हैं, आपके पास जो रिसर्च है, आपको भी यही पता चल रहा है? ख़ुसूसी तौर पे जो पेरिफेरीज़ हैं, जिस तरह आपने डेरा गाजी खान की बात की, इसी तरह मैं जलालपुर जट्टा में 2008 में एक एपिडेमिक हुआ था और इसी तरह लड़काना में भी एक एपिडेमिक हुआ था जहाँ पे बहुत सारे केसेस जो हैं वो निकल आए थे। वो इंजेक्शन के बार बार इस्तेमाल का था और वो इंजेक्शन भी उस शख्स ने इस्तेमाल कराया था जो ख़ुद भी HIV पॉजिटिव था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, पंजाब और सिंध के साथ मिल करके वहाँ पे वो मेजर्स किए कि एटलीस्ट उन लोगों का जल्द से जल्द टेस्ट कराए और जो पॉजिटिव लोग थे उनको फ़ौरन हमने ट्रीटमेंट पे रखा। अच्छा डॉक्टर राजवाल, लास्टली आपसे हम जानना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए? अब ये ऐसी सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए? देखो, दरअसल में मेरा तो ये ख्याल है कि जहाँ पे हमें इंटरवेंशन करनी चाहिए, और बशीर साहब ने बड़े क्लियरली वो इंडिकेट कर दिया कि यार एपिडेमिक है कहाँ पे, तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि जहाँ पे एपिडेमिक है वहाँ पे हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो नशे के आदी लोग हैं उनमें, सेक्स वर्कर्स में, या जो और ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ में, तो मेरा ख्याल है कि हम अगर वहाँ पे सर्विसेज फोकस कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि यार आज से कई महीने पहले जब मौजूदा वज़ीर सेहत साहिबा डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा अपोजिशन में थी, तो उन्होंने फरवरी के महीने में जब कोटबोमिन और सरगोदा में एक एपिडेमिक हुई थी, तो अगर ये वही डायरेक्शंस को फॉलो कर ले तो मेरा ख्याल है कि HIV एपिडेमिक को वो आसानी से काबू कर सकेंगे। उन्होंने एक TV इंटरव्यू दिया था और उसमें वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया था कि ये करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो उन पे अमल करे जो उन्होंने खुद इस पोजीशन में कहा था तो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब होगा। ऑल राइट जी, बहुत शुक्रिया आपके डॉक्टर राजवाल खान हमारे साथ थे और डॉक्टर अब्दुल बसीर अचकज़ई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वो चीज़ है और ये वो बीमारी है जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें। हमने जितनी हम कर सकते थे और 2 डॉक्टर्स को बुलाया, वी हैव ट्राइड टू वार्न यू, टेल यू, वरना एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन एंड देन 8 सेंटर्स भी हैं, ऑलमोस्ट हर शहर में ही हैं, वहाँ से पैम्फलेट्स भी मिल जाते हैं, यू कैन रीड अप एंड बी केयरफुल। लेट अस मूव ऑन नाउ और अच्छी बातें करते हैं और ज़बरदस्त मेहमानों से आपकी मुलाकात हम कराते रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा आज का मेहमान है ये हम सबका बड़ा लाडला है, नाम भी इसका इतना प्यारा है, ख़ुद भी इतना प्यारा है और क्या सुर लगाता है। एब्सोल्युटली। तो बाकी तो हम आपको बता ही चुके हैं, आपको पता है कि हम ज़्यादा आपको देर बिल्कुल नहीं कराना चाहेंगे। अर्शमन हमारे साथ हैं। अर्शमन, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक। अर्शमन, आपसे 1 साल, ऑलमोस्ट पूरा साल हम वाया वीडियो लिंक बात करते रहे हैं और माशाल्लाह 1 साल लगे अर्शमन को इधर आते हुए। सोचें ज़रा, कराची कैसा लगा? कराची अच्छा है काफ़ी, हम अभी बीच वगैरह पे गए थे। अच्छा, मज़ा आया काफ़ी। एक दिन आए हुए हुआ है और बीच पे भी हो आए हो? हाँ। तो पहली बार कराची आए हो आप? हाँ जी। तो उकाड़ा की सर्दी से निकल के तो अच्छा ही लग रहा होगा। उकाड़ा की सर्दी, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। वहाँ तो हम यहाँ पे समझ रहे थे बहुत ज़्यादा सर्दी। नहीं, यहाँ सर्दी नहीं होती बेटा। यानी होगी,
हम सारा कुछ यानी स्वेटर पता नहीं क्या क्या ले आए थे। हाँ, लेकिन थोड़े से स्वेटर की है क्योंकि यहाँ आपको ज़रा देखा होगा तो यहाँ कुछ जब बीच पे गए तो कोई कुछ अम्मी को गा के कुछ सुनाया या अपनी फैमिली को? अब तो आपसे डिमांड करते होंगे कि बस इस मौके का गाना हो जाए। नहीं, तब जो है हम मम्मा पापा बैठे रहे थे, पापा की असल में तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी वहाँ पे। ओहो, तो हम जो है समुंदर में, तो पापा कह रहे थे इधर आ जाओ, पानी में ना जाओ। मैं भाई जो है वीडियो बना रहा था, मैं अब भागी जा रहा था पानी के अंदर, भागी जा रहा था पानी में। मगर एहतियात करनी चाहिए, उसमें भी आपको पता है ना, बहुत आगे नहीं जाना चाहिए। हम आगे नहीं जा रहे थे, जहाँ पे लहर आ रही थी ना हम पीछे भाग रहे थे। अच्छा अर्शमन, आप ये बताओ कि अब पूरा साल माशाल्लाह इतनी आपकी मशहूरी हुई, लोग अब आपको जानते हैं, आतिफ असलम से आपने हमारे शो पे ही बात भी की, तो कैसे आपको कुछ डिफरेंट फील होता है? माशाल्लाह बाय द वे 2 जनवरी को अर्शमन 13 साल के हो गए, तो अभी भी हमें तो बिल्कुल ही 10-11 साल के ही लग रहे हैं, लेकिन बर्थडे इनकी हो गई है और 1 हफ्ता पहले ही हुई है, तो कैसा रिएक्शन है, क्या फील करते हो आप? फील तो मैं कुछ नहीं, यानी एक होता है ना कि जब बंदा थोड़ा सा हो जाता है फेमस, तब वो कहता है यार मुझे अब बाहर नहीं जाना चाहिए, ये तो वो अब मैं नहीं ये ध्यान रखता। लोग पहचानते हैं आपको? हाँ नहीं, पहचानते तो हैं, मगर उकाड़ा में इतना यानी एंटर नहीं है यूट्यूब वगैरह सारा। अच्छा। तो यानी इतना लोग पहचानते नहीं, यानी अगर गौर से देखे ना तो पहचान जाते हैं। जब आप गाते हो अर्शमन, आपको समझ आती है कि आप मतलब कि क्या जिंदगी में क्या हुआ होगा, तो किसी ने लिखा होगा? कुछ भी नहीं। अच्छी बात है, इतनी डेप्थ अभी बहुत छोटा अभी है, अभी ज़रूरी नहीं है। माशाल्लाह अभी तो आप अपनी आवाज़ ही को साफ कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप सोचा इसको आपने, मतलब क्या करना है, प्रोफेशनली लेना है? हमें ये याद है आपने कहा था कि पूरी पढ़ाई खत्म करनी है, डॉक्टर बनना है। अभी अभी असल में रिजल्ट भी आया है, तो पेपर्स हुए हैं, तो तब मेरी सारी कंसंट्रेशन उस पर थी। 1 महीना मैंने कुछ नहीं किया यानी यूट्यूब वगैरह पे, ना मैंने किसी के शोज़ अटेंड किए हैं। फिर जो है अब थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ, ठीक है, तो अब मैं पढ़ाई भी, यानी पढ़ाई तो यानी मेन है ना, उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। डॉक्टर बनना है, ठीक है, इसमें लग गया। अच्छा, तो डॉक्टर आपने बनना है या अम्मी ने हो कहा? जाएगा, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। लेकिन मैंने ये पूछना है कि डॉक्टर आपने बनना है या अम्मी ने और अब्बू ने कहा कि डॉक्टर बनना है तो बनना है? नहीं, मैंने तो आर्मी ऑफिसर बनना था, मगर फिर ये देख के ये जो काम हुआ है शुरू, तो पापा कहते हैं इससे थोड़ा सा यानी होगा, वो कहेंगे ये सिंगर है तो ये क्या यानी यूट्यूब चैनल, तो मैं फिर डॉक्टर। चलो, पापा जो होते हैं ना, पापा मामा जो होते हैं वो बेस्ट डिसीजंस करते हैं बच्चों के लिए, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, उनको ज़रूर सुने और दिल में जल्दी से रिहर्स करो। दूसरा गाना हमें खबर के बाद आपके पास दोबारा आके कुछ सुनते हैं। अच्छा जी, व्हाट्स नेक्स्ट? जनाब, साल 2018 में मुल्क भर में दहशतगर्दी में कमी आई, लेकिन बलोचिस्तान के हालात मुख्तलिफ रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 2018 के दौरान 2017 की निस्बत 23% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मजमूई वाक़यात में 29% कमी हुई है। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि सबसे ज़्यादा हमले सूबा खैबर पख्तूनख्वा और इससे मुल्का साबिका फाटा में हुए हैं, लेकिन दहशतगर्दी के हमलों में सबसे ज्यादा अफराद बलोचिस्तान में जाँ बहक हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस साल नई पेशरफ्त बलोच कौम परस्त मुसल्लह गिरोहों की जानिब से खुदकुश हमले थे, जो कि ख़तरनाक रुझान की अक्कासी है। और रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में मुल्क के 64 अजला में नस्ली मसलकी और मजहबी दहशतगर्दी के 262 वाक़यात हुए हैं। और आपको सिर्फ बलोचिस्तान का ही बताएं तो बलोचिस्तान में 354 जो लोग हैं अफराद दहशतगर्द हमलों में जान से गए, जो कि मुल्क भर में जहाँ बाक अफराद का काफ़ी ऑलमोस्ट 60% है। कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से 2 हमले इनकी रिवायती कार्रवाइयों से मुख्तलिफ थे, जिनमें उन्होंने चीनी सिफारतकारों और कारकुनों को निशाना बनाने की कोशिश की। बलोचिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी की कार्रवाइयाँ तादाद में कम है, लेकिन इनमें जाँबहक अफराद कौम परस्तों के दहशतगर्द हमलों से कहीं ज़्यादा है। इसी पे ज़रा बात करते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल खासी अलार्मिंग हो रही है। आमिर राना हमारे साथ मौजूद है। आमिर राना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले सवाल तो आपसे यही करेंगे कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की रिपोर्ट कहती है कि गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा गया है। इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर तो डिक्लाइन के ऊपर हैं दहशतगर्दी के वाक़यात, 29% कमी वाक़या हुई है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल
दो वजूहात की बिना पे खासी पेचीदा है। एक तो वहाँ पे फ़िरका वाराना ग्रुप और दाइश जैसे ग्रुप भी मसरूफ़ कार हैं, और दूसरा वहाँ पे अलहदगी पसंद ग्रुप भी जो है कार फरमा है। तो इन दोनों क़ुव्वतें जो मिलके इन्होंने खासा बलूचिस्तान का जो हमारा सिक्योरिटी का लैंडस्केप है उसको खासा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। अब जो हासिलात हैं, जो अभी तक अचीवमेंट हैं, वो ज़्यादातर हुई हैं कोयटा और उसके इर्द गिर्द इलाकों में। तो उसकी वजह से इस साल के 2018 के आखिर के अंदर जो है उन दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी वाक़ हुई है। लेकिन जहाँ अलहदगी पसंद गिरोह जहाँ पे मुसरूफ़ कार हैं, ख़ास तौर के ऊपर मकरान के रीजन के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने अपने मोमेंटम को बरकरार रखा हुआ है अपने हमलों को। तो ये दोनों गिरोह जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़िम्मेदार हैं के ऊपर बलूचिस्तान में ज़्यादा हमलों। ये बताइएगा राना साहब कि बलूचिस्तान में नस्ली और मसलकी तर्ज की दहशतगर्दी भी एक बड़ा मसला रहा है। क्या 2018 में इस तरफ कुछ कंट्रोल हुआ या वाक़यात रूटीन के मुताबिक ही रहे हैं? मसलकी और सेक्टेरियन दहशतगर्दी की हम बात करें तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन के दिनों में तो खासा वायलेंस के अंदर इजाफा हुआ था, लेकिन इस साल के आखिर तक आते आते कोयटा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में दहशतगर्दी की वारदातों में खासी कमी वाक़ हुई है। और ख़ास तौर के ऊपर एक जो मसला फ़िरका वाराना दहशतगर्दी का, जिसमें हज़ारा बरादरी को टारगेट किया जाता था, उनके ऐसे वाक़यात में भी खातिर खा कमी वाक़ हुई है। फिर गुज़श्ता साल और 2017 और 16 के अंदर हमने देखा था कि दाइश ने जो है मज़ारात को और जो चर्चेज़ हैं उनको हमला किया था, तो वो भी इस साल के आखिर में आके खासे कम हुए हैं। मसला जो है दो रीजन्स के अंदर है। एक मैंने आपसे मकरान का जिक्र किया था, वहाँ पे अलहदगी पसंद ग्रुप जो हैं उनका वायलेंस है, और कुछ है जो कबायली इलाका जाते हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पे लो इंटेंसिटी के कम शिद्दत जो दहशतगर्द हमले हैं वो अभी तक वजह बने हुए हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल को ख़राब करने। आमिर, फाइनल सवाल आपसे यही करेंगे कि अब बलूचिस्तान के हालात ठीक करने के लिए क्या करना होगा, क्या एडवाइस करेंगे? जी, जैसे मैंने बताया कि मिलिट्री ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन तो अपनी जगह अहम है, उससे तशद्दुद के ऊपर काबू पाने में मदद मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि नेशनल एक्शन प्लान में जिक्र किया गया है, वादा किया गया है कि रिकन्सिलिएशन की जाएगी, वो तमाम अनासर जो मेन फोल्ड के अंदर आ सकते हैं, मेन स्ट्रीमिंग जिनकी हो सकती है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर के ऊपर जिन इलाकों में तशद्दुद ज़्यादा है या कॉन्फ्लिक्ट ड्रीवन एरियाज़ हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का एक इफेक्टिव और मौसर सामने लाने की ज़रूरत है। थैंक यू आमिर राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है ब्रेक्स के दौरान भी, क्योंकि अर्शमान की अम्मी हमारे इस तरफ बैठी हुई है, अर्शमान यहाँ पे मौजूद है, और हम जरा उनसे भी पूछते रहते हैं कि उनको कैसा महसूस होता है कि माशाल्लाह इतना प्यारा गाता है, इतना प्यारा बच्चा है और इतना ग्राउंडेड है, तो कैसे? तो खैर उन्होंने हमें बड़े टिप्स दिए, बताया आपसे, हम बाद में बताएंगे आपको ये सब कुछ, लेकिन वी हैव अनदर खबर फॉर यू। जनाब, जल्दी से आपको बता दें कि वज़ीर आला बुज़दार के नाम पर आने वाले सिफारिशियों की तस्दीक करें, इनका काम सिर्फ नाम देखकर ना करें। पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को समझाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ सेल्फियां बनाकर इन्हें सरकारी महकमों में दिखाकर अपना काम निकलवाने वाले जाली भाइयों और रिश्तेदारों से मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी अफसरान को लिखे गए तीसरे खत के मुताबिक बाज़ लोग वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ तस्वीर बनवाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। बाज़ जालसाज वज़ीर आला के साथ ली गई तस्वीर सरकारी महकमों में दिखाते हैं और अपना तारुफ बतौर वज़ीर आला का भाई या रिश्तेदार करवाते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। अल्लाह में ये देखिए जरा, ये लेकिन ये ट्रेंड क्या है? ये कहना क्या मुनासिब है कि वज़ीर आला के भाइयों का काम ना करें, वो जो जालसाजी से कर रहे हैं, या फिर ये हिदायत की जानी थी कि भाई सबका काम मैरिज पर करें? कोई ये आता है और ये कहता है कि वज़ीर आला का रिश्तेदार हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका काम फौरी से हो जाएगा, उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको पता है दुनिया के हर कोने में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, जब आप किसी बड़े ओहदे पे किसी कोई रिश्तेदार हो आपका या आप जानते हो, तो थोड़ा सा तो आप उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करते हैं। अब आगे आप कर सके ना कर सके ये दूसरी बात है, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक स्केल पे लग रहा है कि ये हुआ है कि एक नोटिफिकेशन जारी होनी पड़ी। तो आप अंदाजा कर लें कि कितने लोग कितनी तादाद में सब कुछ कर रहे होंगे कि देयर हैड टू बी। अच्छा, तर्जुमान से बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। जानना आपसे चाहते हैं कि ये रिपोर्ट के लोग वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का हवाला देकर अपने काम
काम निकलवाते हैं और इसीलिए हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी को अब ख़त लिख दिए हैं। इस किस बुनियाद पर ये रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट हक़ाइक़ सामने आए हैं और किस बुनियाद पर कहा गया है कि काम ना किया जाए? क्या वाकई वाक़यात इतनी बड़ी तादाद में हो रहे हैं कि ख़त लिखने की ज़रूरत पड़ गई? कितने लोग आ गए थे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तादाद इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन इसमें हर जो हुक्मरान होता है या ऑफिसर होता है उसकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है रिस्पॉन्स करने की। तो क्योंकि वज़ीर आला साहब नहीं चाहते कि उनकी ज़ात या उनकी फैमिली किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो या इन्वॉल्व की जाए गलती से जिसमें मेरिट की हौसला शिकनी हो या कोई बंदा एडवांटेज लेने की कोशिश करे, तो इसलिए इसमें तादाद की इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें उनकी ये कि ये भले एक वाकया हो या दो ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ ये सच है कि कुछ दफातर में लोगों ने ऐसे काम करवाने की कोशिश जरूर की है। अच्छा, ये ज़रा आयरनी है कि इस किस्म की बातें जब उठती हैं तो उसमें वज़ीर आला पंजाब का जिक्र ज़रूर हो जाता है। वैसे एक जहाज़ में भी उनकी तस्वीरें आई थी, उन्होंने खुद ही दी थी और उसके बाद अब हम ये बात कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शोहरत एक दरवेश किस्म के इंसान की है, एटलीस्ट हमें बताया यही जाता है। आप उनके साथ काम करते हैं, क्या उनकी ये आदत कभी आपने देखी कि वो लोगों के लिए सिफारिशी कोई रुके लिख रहे हो या फ़ोन कर रहे हो या मदद ही कर रहे हो इन अ वे? नहीं, देखिए मैंने उनको कोई भी चीज़ ऐसी सिफारिश करते नहीं देखा जो मेरिट से हटके हो या वो जिसको हम सिफारिश कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल उनके पास लोग आते हैं, जैसे किसी का इलाज नहीं हो रहा हॉस्पिटल या उसके इलाज पे पैसे लगने हैं, तो वो बिल्कुल हॉस्पिटल को कहते हैं कि ये एक नादार आदमी है, गरीब आदमी है, इसका इलाज नहीं हो रहा, इसका इलाज किया जाए। लेकिन वो इस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं देते मैंने देखा जिसमें को मेरिट से हटके वो दे। लेकिन कोई गरीब अगर उनके पास आ जाए, कोई मस्कीन आ जाए जिसको जरूरत हो या किसी की ऐसी हकतलफी हो रही हो जो मेरिट, तो बिल्कुल वो अहकाम देते हैं इदारों को कि उन लोगों के हकतलफी ना हो या उनकी मदद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे। नहीं, ये वैसे बात मुझे अच्छी लगेगी थी कि जैसे किसी की सेहत ख़राब हो, कोई मदद करनी हो, तो इसमें तो हवाला दे ही देना चाहिए और इसमें मदद कर भी देनी चाहिए। बट इसके अलावा अगर कोई और चीज़ें हो तो दैट्स नॉट गुड। अच्छा जी, वो कह रहे थे तादाद इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको पसंद नहीं है कि इस तरह लोग उनके साथ बनाई गई तस्वीर अपने जायज़ या नाजायज़ काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल करें। ये बताओ कि स्कूल के जो क्लास फेलोज़ हैं और जो स्कूल मेट्स हैं और जो टीचर्स हैं, जब वो देखते हैं टीवी पे, जियो पे आते हो और ट्वीट आता है और आतिफ असलम से बात होती है, वो क्या रिएक्शन देते हैं? मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो तो पहले उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आ रहा है, वो कहते हैं ऐसे मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। मगर फिर जब मैंने उनको दिखाया कि ये देखो भाई मैं आया था, वो बाद में मेरे घर आए थे, वो कहते वाह यार तुम तो स्टार है। फिर बस फिर सर जो हैं, अभी हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप है 7th ब्लू, मैंने उधर बताया कि मैं आ रहा हूँ, सारे कहते वाह बड़ी। तो इस वक्त आपके दोस्त आपको देख रहे होंगे? अभी तो स्कूलिंग है। हाँ। सर जो हैं शायद दिखा रहा हूँ क्योंकि वो लैपटॉप लाते हैं, तो वो शायद लैपटॉप के जरिए स्क्रीनिंग की जा रही है और शाम 4 बजे रिपीट भी आता है। तो वहाँ बता दें कि रिसेंटली अभी हमें ब्रेक में बता रहे थे कि आयुष्मान अभी एक हालिया नात कंपटीशन हुआ है इनके स्कूल में, वो भी जीते हैं, फिर डिबेट हुई है वो भी जीत गए हैं, तो डिबेटर भी हैं और इतना कुछ जीत। अब्बा का एक फेवरेट गाना है, वक्त कम रह गया, जाते जाते हमारी तरफ से एक तोहफा भी, क्योंकि वक्त कम रह गया है, ये हम थोड़ा सा एक छोटा सा तोहफा है। हमें पता था कि आपके पास गैजेट्स तो आजकल के जो हर बच्चे के पास होते हैं वो तो होंगे, लेकिन टीम जियो पाकिस्तान की तरफ से एक ओल्ड स्कूल तोहफा है जो आपको पसंद आएगा।